Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का सेकंड फेज है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। आप देखिए कि सेकंड फेज के अंदर जो 57% वोटर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। स्टूडेंट्स, वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी या जश्न जमहूरियत है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रीवियस इलेक्शंस हैं उनके साथ में। आप देखिए कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है कम्प्लीटली वे में पीसफुली वे में यहाँ पे कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट, सेकंड फेज का जो वोटिंग है वो कंडक्ट हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है। रियासी के अलावा आप देखिए कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अलावा राजौरी है, पुंछ है, बडगाम है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पिछले कुछ समय से टेररिस्ट अटैक की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। तो आप देखिए कि जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको पीसफुली वे में यहाँ पे कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें वुमेन्स का जो वोटिंग राइट है उसके पर्सपेक्टिव से, वुमेन्स के वोटिंग राइट से पहले आप देखिए अगर हम डिस्कस करें इंडिया के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ऑब्जर्व किया गया रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वहाँ पे। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आपको फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इसको इसी वजह से अडॉप्ट किया गया था कि इंडिया के अंदर जो वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुआ करते थे तो वहाँ पे आप देखिए कि जो वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हुआ करता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम वुमेन्स का जो वोटिंग राइट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि फर्स्ट कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके द्वारा वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो दिया गया था। तो स्टूडेंट्स 1893 के समय में न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बनता है। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है, वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा आप देखिएगा अगर हम बात करें यूएसए के पर्सपेक्टिव से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है, यूएसए का जो रिवॉल्यूशन है वो आपको 1775 से लेकर 83 का जो समय है उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यूएसए के द्वारा इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया गया था, बट यहाँ पे वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो 1920 के समय दिया गया, क्योंकि 1912 के समय 1908 से लेकर 1912 का वो समय है जब आपको सफरेज मूवमेंट है, वुमेन्स के द्वारा वोटिंग राइट का जो डिमांड है उसके लिए मूवमेंट को कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि 2015 के समय जो सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा भी वुमेन्स को जो वोटिंग है, वोटिंग राइट है वो यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया ने आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के समय से ही सभी जो पर्सन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो या किसी भी प्लेस से वो बिलोंग करता हो, सभी पर्सन्स को जो वोटिंग राइट है वो दिया गया है इंडिपेंडेंस के समय से ही। पर आप देखिए कि इंडिया के अंदर जब भी हम वोटिंग राइट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमारा जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे अलाउ है वो नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको नहीं कैरी आउट करना है स्टेट के द्वारा। तो उसी को देखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा सभी पर्सन्स को जो वोटिंग राइट है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये वोटिंग राइट के पर्सपेक्टिव से हुआ। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट वोटिंग को ऑब्जर्व किया गया। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट को क्यों यहाँ पे रीड किया है बार बार। रियासी को इसी वजह से रीड किया है स्टूडेंट, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लास्ट ईयर वहाँ पे एक सर्वे को कंडक्ट किया गया था और जो लिथियम है, लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ पे मिले थे। लिथियम के जो रिजर्व्स हैं, लिथियम का इंपॉर्टेंस किसके रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी को वहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में लिथियम का एक इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। और प्रेजेंट समय में जो इंडिया है वो लिथियम का जो इंपोर्ट है उसी के ऊपर डिपेंडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि लैटिन अमेरिका के अंदर 3 कंट्री हैं। सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है। स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिका के अंदर जो चिली है इनको आप याद रख सकते हो A, B, and C के नाम से। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अलावा बोलीविया है एंड चिली है। तो आप देखिए कि 3 कंट्रीज है जिनको कि लिथियम ट्राइंगल के नाम से भी जाना करते हैं। लिथियम का जो ट्राइंगल है वो वहाँ पे फॉर्म होता है, वहाँ पे लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जो हमारा काबिल है, जो एक PSU है फॉरेन कंट्रीज़ के, वहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग में,
तो आप देखिए उस पीएसयू के द्वारा कुछ जो ब्लॉक्स का लीज है वो भी लिया गया है वहाँ पे, जिससे कि लिथियम है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके इन जो लिथियम ट्राइंगल के जो कंट्रीज है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हुआ, लिथियम के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है, उनका भी एक इम्पोर्टेंस है लिथियम के प्रोडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि फेम नाम का एक स्कीम है, फास्टर अडोप्शन ऑफ जो व्हीकल्स हैं उनके रिगार्डिंग एक फेम स्कीम है। बट फेम स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग में जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो अडोप्शन है उसके रिगार्डिंग में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में हुआ। वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बनता है जिसके द्वारा वोटिंग राइट है वो दिया गया था वुमेन्स को। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले डिस्कस करें तो कुछ लिमिटेड जो पर्सनस हैं, कुछ लिमिटेड जो पर्सन हैं उन्हीं को जो वोटिंग राइट है वो हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले। आप देखिए कि 1909 1919 का जो अगर आप एक्ट को रीड करते हो तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड पर्सनस को ही जो वोटिंग राइट है वो ग्रांट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो वोटिंग राइट का जो एज है अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि 21 का जो एज है वो हुआ करता था, उसको रिड्यूस किया गया, उसको आप देखिए कि 18 ईयर्स किया गया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आपको 18 ईयर्स का जो एज है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, कर्नाटका के जो सीएम हैं उनके अगेंस्ट में एक केस है और केस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को अलाउ किया गया था। कर्नाटका के जो सीएम है उनके द्वारा हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नर का जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया। कल हमने इसके बारे में यहाँ पे रीड किया था। हमने रीड ये भी किया था कि करप्शन के रिगार्डिंग में डिफरेंट हमारे यहाँ पे एजेंसी हैं, जैसे कि आप देखिए कि लोकायुक्ता है, सीवीसी है, सीबीआई है, एनएचआरसी के द्वारा भी यहाँ पे करप्शन के जो चार्जेज हैं, अगर कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनकी जो जांच है वो की जाती है। स्टूडेंट्स, कोर्ट के द्वारा यहाँ पे लोकायुक्त को आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में कहा गया है कि उनके द्वारा 3 मंथ्स के अंदर अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाए, क्या यहाँ पे जो करप्शन है वो देखने के लिए मिला है या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लोकायुक्ता के बारे में तो आप देखिए कि लोकायुक्ता बेसिकली क्या है, एक एंटी करप्शन का एक अथॉरिटी है, एंटी करप्शन का एक बॉडी है जो आपको स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमने लोकपाल के बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। लोकपाल के रिगार्डिंग में इंडिया के अंदर एक मूवमेंट भी हुआ था 2011 के समय में, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है, इंडिया अगेंस्ट द करप्शन का जो मूवमेंट है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स, लोकपाल तो सेंटर के अंदर अपॉइंट किया जाता है और लोकायुक्ता जो है वो स्टेट के अंदर इसका अपॉइंटमेंट है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट के समय में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे भी यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ में भी कंसल्ट किया जाएगा यहाँ पे लोकायुक्त का जो अपॉइंटमेंट है उस प्रोसेस के दौरान में। लोकायुक्त का अगर हम एज के बारे में बात करें तो 65 उनका एज होना चाहिए, क्या उनके द्वारा 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया गया हो। को यहाँ पे जो रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है लोकायुक्ता के रिगार्डिंग में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि इंडिया के अंदर जो लोकायुक्त प्रोसेस है या वर्ल्ड के अंदर में ये जो प्रैक्टिस है वो आपको कैसे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जो हमारे जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा लोकायुक्ता का जो प्रोसीजर है या किसी तरीके से जो ओम्बड्समैन है उसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जिसके द्वारा जो करप्शन के जो चार्जेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर आपको स्वीडन नाम का जो कंट्री है, आई थिंक स्वीडन है या आइसलैंड है, कोई एक कंट्री है, आप इसको एक बार जरूर से क्रॉस चेक करना स्टूडेंट्स। स्वीडन नाम का जो कंट्री है वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो लोकायुक्ता का आपको इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। लोकायुक्ता वहाँ पे नेम नहीं हुआ करता होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि जो करप्शन है उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है, पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ को होल्ड करने वाले जो पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक आप देखिए कि ARC कॉन्स्टिट्यूट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशंस हैं उनके द्वारा भी सजेस्ट किया गया कि हमारे यहाँ पे ऐसा एक अथॉरिटी होना चाहिए जिसके द्वारा करप्शन के जो चार्जेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए।
LM सिंघवी नाम का जो यहाँ पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1963 के समय में, उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो लोकायुक्त टर्म है उसको यूज किया गया था। LM सिंघवी नाम का जो कमेटी है, LM सिंघवी, आपको एक सिंघवी कमेटी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलेगा। एक सिंघवी कमेटी है जो आपको इनिशियल फेज के अंदर तो आप देखिए कि बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता कमेटी आपको देखने के लिए मिलता है, बट लेटर फेज के अंदर में आपको एक सिंघवी कमेटी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1971 का वो समय है जब महाराष्ट्र के द्वारा फर्स्ट टाइम जो लोकायुक्ता है उसको अपॉइंट किया गया था। 2013 का जब आप देखिए कि लोकपाल एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है, तो उसके द्वारा स्टेट्स को यहाँ पे बताया गया था कि आपको आने वाले 1 ईयर के अंदर में लोकायुक्त उसको यहाँ पे अपॉइंट है वो करना है, स्टेट के अंदर में जो करप्शन के जो चार्जेस हैं उसके इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो बदलापुर का जो केस है उसके बारे में है। महाराष्ट्र के वहाँ पे एक बदलापुर का जो केस है वो सामने आया था। बदलापुर एक जगह है वहाँ पे, तो आप देखिए कि उस केस के जो मेन अक्यूज्ड हैं उन पर्सन का यहाँ पे एनकाउंटर है वो हुआ है, पुलिस का जो कस्टडी है उसके अंदर ही। उनके जो रिलेटिव पर्सन हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया कि उनका जो कस्टोडियल जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। बेसिकली अगर हम कस्टोडियल डेथ के बारे में डिस्कस करें, व्हाट इज कस्टोडियल डेथ, तो आप देखिए कि पुलिस का अगर कस्टडी के अंदर है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ का जो कस्टडी के अंदर है, उस समय अगर किसी भी अक्यूज्ड पर्सन है या जिनसे इन्वेस्टिगेट किया गया है तो उनका अगर डेथ देखने के लिए मिलता है तो उसको कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ का ही जो पार्ट है उसके रूप से काउंट किया जाता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी का डेथ होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम बात करें इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे टॉर्चर के अगेंस्ट में जो कन्वेंशन है उसको अडोप्ट नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पे एंटी टॉर्चर का जो लेजिस्लेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुलिस एंड डेट पब्लिक ऑर्डर है वो कम्प्लीटली स्टेट का एक सब्जेक्ट है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है जो आपको स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो प्रिजन्स का जो रिफॉर्म का है उसका भी ज़रूरत है। प्रिजन रिफॉर्म्स को कैरी आउट करना है जिससे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्रिजन्स का जो मैनुअल है वो होना चाहिए। प्रिजन अगर हम जेल का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंदर ही ये सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा कमेटी बना था इसके नाम के ऊपर में? अमितवा रॉय पैनल। अमितवा रॉय पैनल के द्वारा क्या सजेस्ट किया गया कि हमारे यहाँ पे एक तो अंडर ट्रायल जो पर्सन है उनका नंबर ज़्यादा है। प्रिजन्स के अंदर में आप देखिए कि जो हाइजीनिक जो कंडीशंस है वो नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का जो सिस्टम है जिसे हमने अडोप्ट किया है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या है कि अगर किसी पर्सन को प्रिजन के अंदर रखना है तो उसको रिफॉर्म है, उसका जो मिस्टेक है उसको यहाँ पे रियलाइज होना चाहिए। तो आप देखिए कि उस पर्सन को रिफॉर्मेटिव जस्टिस का यहाँ पे को अडोप्ट किया गया, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में अगर हम प्रिजन्स के बारे में डिस्कस करें तो एक नेक्सस है वो वहाँ पे जो क्रिमिनल पर्सनस हैं उनका एक नेक्सस है। पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल पर्सनस हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व पर्सनस हैं, उनका एक नेक्सस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कस्टोडियल जो डेथ है, हमारे जो प्रिजनर्स हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 के समय में नेल्सन मंडेला गाइडलाइन है उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। नेल्सन मंडेला गाइडलाइन। नेल्सन मंडेला कौन है? आप देखिए कि साउथ अफ्रीका की एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। वो महात्मा गांधी, MK गांधी हैं, उनसे इंस्पिरेशन है, उसको उनके द्वारा लिया गया और उनके द्वारा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके रिगार्डिंग में उनका जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है नेल्सन मंडेला का। तो आप देखिए कि नेल्सन मंडेला का जो गाइडलाइन है उनको अडोप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 के समय में कि कोई भी प्रिजनर है, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है जो जेल के अंदर में है, उस यहाँ पे प्रिजनर पर्सन को डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना है जिससे कि वो रिफॉर्म सिस्टम है उसको अडोप्ट कर सके, उनको उनका मिस्टेक है वो यहाँ पे रियलाइज हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में जो बादल हैं, जो हमारे क्लाउड्स हैं, उनका फोटो है वो शो किया गया है। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे काफ़ी कम बारिश है वो देखने के लिए मिला है। सितंबर में काफ़ी कम बारिश है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कम बारिश होने की वजह से कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। डेट मीन्स आप देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियल है।
क्लाइमेट चेंज रियल है, आपको अनप्रेसिडेंट इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल है उसको रिसीव किया गया है इस समय मानसून के दौरान में। और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे जो क्लाउड्स हैं उनको बताया गया है। जब भी हम क्लाउड्स को आप देखते हो तो आपको क्लाउड्स का जो नेम है वो भी पता होना चाहिए। ये कौन सा क्लाउड है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या कोलंबो नंबर से आपको क्लाउड ये देखने के लिए मिलता है या कोई डिफरेंट वे के अंदर में ये क्लाउड है। जो रेन बियरिंग क्लाउड्स हुआ करते हैं उनको हम निम्बस के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से? निम्बस के नाम से जाना करते हैं। ये जो टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं उनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। ज्योग्राफी के अंदर में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, जो बॉम्बे का एरिया है, वहाँ पे भी मुंबई के एरिया के अंदर भी जो एक्सेसिव रेनफॉल है उसको रिसीव किया गया। एक न्यूज़ उसका भी मेंशन किया गया था आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक एक्शन प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। GRAP है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। तो विंटर की रिगार्डिंग में उसको अडोप्ट किया गया है। विंटर एक्शन प्लान के अंदर आप देखिए कि जो 21 पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे अडोप्ट किया गया, जिससे कि आप देखिए कि जो एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको कम्बैट किया जा सके। एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको कम्बैट किया जा सके। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले हमने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में भी रीड किया था, जो कम्प्लीटली हमारा NCR रीजन है। जो NCR रीजन है 5 जो टेरिटोरियल एरियाज हैं, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना। आप देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे राजस्थान का भी है। वहाँ पे जो जो एयर पोल्यूशन है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है, दिल्ली गवर्नमेंट का है, उनका विंटर एक्शन प्लान के थ्रू 21 पॉइंट्स हैं उनको अडोप्ट किया गया। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इनके द्वारा अडोप्ट किए गए हैं? एक तो आप देखिए कि एंटी डस्ट जो ड्राइव है उसको कैरी आउट किया जाएगा कि डस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के वहाँ पे जो क्रैकर्स हैं उनको भी आप देखिए कि बैन किया गया है। क्रैकर्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो ग्रीन क्रैकर भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन क्रैकर क्या है? ग्रीन क्रैकर आप देखिए कि हमारा जो CSIR नाम का इंस्टीट्यूट है, प्लस में नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इनको डेवलप किया गया था। ग्रीन क्रैकर 3 है स्टूडेंट। सुहास है, सुहास उसका नेम है, स्टार उसका नेम है, और आप देखिए कि सफल है। सुहास, स्टार और सफल, ये रीड करना। इनका जो कंप्लीट नेमिंग है वो क्या है? ग्रीन क्रैकर के अंदर में आप देखिए कि जो पोल्यूशन एक नॉर्मल क्रैकर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ग्रीन क्रैकर्स के अंदर रिड्यूस हुआ करता है। श्वास के अंदर तो आप देखिए कि वाटर है उसको भी रिलीज किया जाता है, वाटर यहाँ पे रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको हमारा जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया है। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर के अंदर है। 1896 के समय इसको सेटअप किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ पे स्टूडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो प्रेजेंट समय में चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जब भी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होते हैं तो आपको एक कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि मनी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 2006 के समय हमारे यहाँ पे कमेटी बनता है, कमेटी का नाम है लिंग दोहे कमेटी। लिंग दोहे कमेटी के अंदर सजेस्ट किया गया था कि बेसिकली जो यूनिवर्सिटी इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, मनी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो पोस्टर्स हैं जिनको भी यूज़ किया जाता है, पोस्टर भी आप देखिए कि हैंडमेड ही पोस्टर्स उनको यूज़ किया जाए। कोई भी इस तरीके से यहाँ पे जो पंपलेट कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटल जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करके जो डेवलप किए जाते हैं पंपलेट्स, उनका यूज़ यहाँ पे मना किया जाता है इलेक्शन के अंदर में। बट फिर भी आपको जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में मनी पावर का जो इन्फ्लुएंस है, मसल पावर, मनी पावर, कास्ट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि काफ़ी बार जो स्मॉल टाउन्स हैं, जो स्मॉल टाउन्स है जहाँ पे भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी लेवल है जहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे कास्ट का जो डिवाइड है, कास्ट का डिवाइड, रिलीजन का डिवाइड, वो भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है काफ़ी बार स्टूडेंट्स का जो ये लाइफ है इसी के दौरान में। तो स्टूडेंट्स ये कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कैंपस को सेफ्टी प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस को कैसे यहाँ पे फ्री एंड फेयर वे में काफ़ी जो कम से कम यहाँ पे मनी का यूज़ किया जाए, उसके रिगार्डिंग में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। वर्ल्ड के जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, आप देखिए कि उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे फ्यूचर समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया।
फ्यूचर समिट के अंदर उनके द्वारा कहा गया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वेल्दी नेशंस हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनको बेसिकली सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स, इस फ्यूचर समिट के अंदर बताया गया कि जो G20 कंट्रीज हैं उनके द्वारा 80% जो एमिशन है उसको यहाँ पे किया जाता है। G20 कंट्रीज के द्वारा एमिशन को किया जाता है, तो इन कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, आप देखिए कि आइलैंड कंट्रीज है, वहाँ पे सी लेवल राइज होने की वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखिए कि हमने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में रीड किया था, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक और पता होना चाहिए कि हमारा जो दिल्ली है, जो दिल्ली का एरिया है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट कवर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो 23% जो फॉरेस्ट कवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो वन ऑफ द हाईएस्ट है हमारे, अगर हम मेगा सिटीज़ जो अर्बन एरियाज हैं, मेट्रो सिटीज़ के रिगार्डिंग में कंपेयर करें तो। बट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया का जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि दिल्ली रिज का जो एरिया है, दिल्ली रिज जो बेसिकली किसको, जिसको कि अरावली का एक्सटेंशन के रूप से काउंट किया जाता है, दिल्ली रिज का वो एरिया है जिसका कंट्रीब्यूशन है 23% आपको फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर ये 20% वो हुआ करता था। तो ये फॉरेस्ट कवर के बारे में हुआ, वन ऑफ द मेगा सिटी जिसके अंदर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो ऑब्जर्व किया गया है इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि हमारे पीएम सर के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में, प्रीवियस ईयर्स के अंदर में काफ़ी बार साइमल्टेनियस इलेक्शन है या वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया। उनके द्वारा काफ़ी बार इसको मेंशन किया गया है, या उनका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो, उनके स्पीच हो, उसके दौरान में। और आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग में आपको अर्लियर फेज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म का जो कमिटीज़ हैं, उनके द्वारा भी इस कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया गया। बेसिकली यहाँ पे जो एडिटर के जो राइटर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कैसे ये एक मिसप्लेस मूव है, कैसे एक मिसप्लेस डिसीजन है वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आइडिया को प्रमोट किया गया। आइडिया के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद सर हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनता है। कमेटी के द्वारा इसका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एग्जामिन किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या कंडक्ट हो सकता है। और भी काफ़ी सारे जो पर्सन्स है इस कमेटी का जो मेंबर थे, और भी काफ़ी सारे जो पर्सन्स है इस कमेटी का जो मेंबर थे, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो भी इस कमेटी का आप देखिए कि मेंबर के रूप से, उनके द्वारा भी अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कमेटी के द्वारा रिपोर्ट को सबमिट किया गया, प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट है वो दिया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पैनल के द्वारा। स्टूडेंट, प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिपोर्ट देने के बाद में आप देखिए कि कैबिनेट के द्वारा, जो हमारा कैबिनेट है उसके द्वारा बेसिकली अडोप्ट किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे। और आने वाले समय के अंदर में आप देखिए कि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन को कैरी आउट करना है, किस प्रोसेस को यहाँ पे प्रमोट किया गया कि हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के जो इलेक्शन है, लोकसभा के अलावा आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि विद इन द 100 डेज के अंदर में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्शन है वो भी स्टेट का जो असेंबलीज है उनको यहाँ पे कंडक्ट करने होंगे, स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको ये जो कंप्लीट प्रोसेस को कैरी आउट करना है तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है उसकी रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल कौन सा देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 172 आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके टेन्योर के पर्सपेक्टिव से है, जिसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट होगा। स्पेशल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होगा। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में अगर हम बात करें, 2/3% जो मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंस एंड वोटिंग का जो प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग में ये अमेंडमेंट है उसको पास किया जा सकता है। अगर हम प्रेजेंट समय में हमारे पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में डिस्कस करें तो पार्लियामेंट के अगर सभी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इस यहाँ पे जो अमेंडमेंट है उसके पासिंग वाले दिन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि 362 जो वोट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट होगा। 362 जो वोट्स हैं उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। और प्रेजेंट समय में जिस कोलिशन का जो गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर में, उनके पास में इतने जो नंबर्स हैं वो नहीं हैं, 362 जो नंबर्स हैं वो उनके पास में नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अलावा आप देखिए ये भी बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है
विदाउट द अपोजिशन का जो सपोर्ट है उसके थ्रू इसको नहीं पास किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से इसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे प्रोसेस बताए गए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्शन का जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस होगा, और इलेक्शन का जो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस होने के बाद में उसको यूज किया जाएगा रोड के बिल्डिंग की रिगार्डिंग में, हॉस्पिटल के बिल्डिंग की रिगार्डिंग में। तो जो राइटर हैं उनके द्वारा यहाँ पे आर्ग्यू किया गया कि 1952 से लेकर 1967 का जो समय है मैक्सिमम साइमल्टेनियस इलेक्शन ही ऑब्जर्व किए गए थे। बट आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो पैसा है कहीं पे भी रोड बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है कि वो जो मनी है उसको रोड बिल्डिंग की रिगार्डिंग में यूटिलाइज किया गया हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग की रिगार्डिंग में उसको यूटिलाइज किया गया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्टर्ब डेवलपमेंट प्लान है, जो पॉलिसी पैरालिसिस है उसको क्रिएट करता है, बार बार इलेक्शन कंडक्ट होना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्टेब्लिशमेंट में आता है, सेंटर के द्वारा जो स्कीम्स हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसको भी यहाँ पे राइटर के द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि आप देखिए कि इससे अर्लियर फेज के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन है उसके सामने उस समय आप देखिए कि मनी को कर्टेल कर लिया गया था, हमारे जो लार्जर अमाउंट ऑफ मनी है वो मार्केट के अंदर नहीं थे। और उत्तर प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया गया। पॉलिसी पैरालिसिस जिसको बताया गया है उसका भी कोई एम्पेरिकल जो एविडेंस है, उसके भी जो फैक्चुअल जो एविडेंस है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो केशवानंदा भारती केस है जिसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बताया गया है। तो आप देखिए कि फेडरल जो कॉन्सेप्ट है उसको ये वायलेट करता है, फेडरल कॉन्सेप्ट को ये वायलेट करता है। यहाँ पे किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट का, उनका आप देखिए कि जो टेन्योर है उसको रिड्यूस किया जाएगा, उनको कर्टेल किया जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है उसके रूप से भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इसके कुछ यहाँ पे जो ड्रॉबैक है उनके जो कुछ नेगेटिव्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है, कॉन्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि बार बार जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, सपोज कीजिए लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, अब आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा के जो इलेक्शन हैं, फिर महाराष्ट्र है, झारखंड है एंड दिल्ली के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे आने वाले समय के अंदर में। तो आप देखिए कि जब यहाँ पे कंटिन्यूस वे के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करता है, उनके द्वारा कोई भी इस तरीके का डिसीजन ना लिया जाए जिससे कि वोटर्स यहाँ पे इम्पैक्ट हो, कम्प्लीटली जो एंटी डेमोक्रेटिक जो डिसीजन है उसको ना लिया जाए। तो आप देखिए बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी ये चेक करते हैं बार बार जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिस्टम है, अगर यहाँ पे आफ्टर द 5 ईयर ही इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो लिथार्जिक सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लिथार्जी है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अकाउंटेबिलिटी एक वन ऑफ द बेस्ट, आप देखिए कि एक आपके पास में एक पॉइंट मिला है कि यहाँ पे अगर बार बार इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज 4 ईयर की रिगार्डिंग में अपना गवर्नेंस को कैरी आउट करेंगे, पीपल्स से उनका जो कनेक्टिविटी है वो डिसकंटिन्यू होगा, उनके द्वारा कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिसके बाद में जिसके रिगार्डिंग में वो आप देखिए कि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो आफ्टर द 5 ईयर ही यहाँ पे कंसीडर करें, जब इलेक्शन का जो साइकिल है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए। तो बार बार इलेक्शंस कंडक्ट होना पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंटिन्यूस चेक एंड बैलेंस है उसको भी ये इस्टेब्लिश करता है उनका डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इजराइल के द्वारा अभी रिसेंटली लेबनान के अंदर जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है इजराइल के द्वारा, इजराइल के द्वारा आप देखिए कि वॉर को चूज किया गया है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है वहाँ पे वॉर को चूज किया गया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज है उसको सेटअप करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए एस्कलेशन है उसको यहाँ पे चूज किया गया है इजराइल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर का वो डे है जब हमास के द्वारा इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अटैक किया गया था, काफ़ी सारे सिविलियंस को आप देखिए कि होस्टेज के रूप से भी कैप्चर कर लिया गया था। इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया हमास के उस एरिया के अंदर में जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। और उसके जो 3 पार्ट्स हैं, इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है इसके जो 3 हिस्से हैं वो तो बेसिकली इजराइल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, बट आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट है वो साइनाई पेनिनसुला के साथ अपना एरिया शेयर करता है जो कि इजिप्ट का ही पार्ट है, साइनाई पेनिनसुला। तो अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें, जैसे ही इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया, हजीबुल्ला के द्वारा भी इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कुछ अटैक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में इजराइल के द्वारा जो रिसेंट डिसीजंस लिए गए हैं, फर्स्टली आपको जो पेजर्स हैं, पेजर्स के अंदर ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा।
पेजर्स के अलावा आप देखिए कि वोकी टोकीज है, उसके अंदर भी जो ब्लास्ट है उसको ऑब्जर्व किया गया। उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि जो हजीबुल्ला है, हजीबुल्ला के द्वारा इसराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो बम्बार्डमेंट है वो किया गया है, उनके द्वारा बॉम्ब से जो अटैक है वो किए गए हैं। हजीबुल्ला के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो हजीबुल्ला है वो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक सिया मिलिशिया है, जो सिया जो सेक्शन है यहाँ पे इस्लाम के अकॉर्डिंग में, तो सिया मिलिशिया है जिसको ईरान के द्वारा यहाँ पे बैक किया जाता है, ईरान के द्वारा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसके साथ में अपना जो सॉलिडरिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इस हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल जो लेबनान का एरिया यहाँ पे शेयर होता है, वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा समय समय पे अपने जो नाइबर एरियाज है वहाँ पे अटैक एंड काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो अरब कंट्रीज हैं इजराइल के जो नियर बाई एरियाज के अंदर जो सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, इसराइल के द्वारा यहाँ पे जब नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो अटैक किया गया था, कुछ सिविलियन पर्सनस हैं उनको जो अपर पार्ट ऑफ गैलीली का जो रीजन है, गैलीली आप देखिए कि यहाँ पे सीरिया के साथ में जो एरिया शेयर होता है, गोलन हाइट्स जो जहाँ पे सिचुएटेड है, तो इजराइल के द्वारा जो सिविलियन पर्सनस है उनको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गैलीली, अपर पार्ट ऑफ गैलीली का जो रीजन है वहाँ पे यहाँ सेंड किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा 1978 के समय लेबनान के वहाँ पे अटैक किया गया था। जब आप देखिए कि जो PLO नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोरिल्ला वॉरफेयर से रिलेटेड जो पर्सनस है उनका प्रेजेंस हुआ करता था सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे, इजराइल को वहाँ पे जो सक्सेस है वो नहीं रिसीव हुआ, 1978 के समय भी जो सक्सेस है वो नहीं रिसीव हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1982 के समय फिर से आप देखिए कि अटैक एंड काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1982 के समय आप देखिए कि जो PLO को आउट ऑफ लेबनान यहाँ पे डिस्प्लेस करने की रिगार्डिंग में इजराइल के द्वारा जो अटैक है वो किया गया। बट स्टूडेंट्स, उस इजराइल के उस अटैक के थ्रू जो आपको हजीबुल्ला का जो क्रिएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। हजीबुल्ला नाम का एक इंसर्जेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिया जो मिलिशिया है उसका क्रिएशन है वो होता है उस समय में। फिर आप देखिए कि एक मेजर अटैक आपको 2000 के समय देखने के लिए मिलता है, जब इजराइल के द्वारा 2000 एंड 2006 के समय में जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो हजीबुल्ला के साथ में साइन किया जाता है 2000 के समय में, 2006 के समय में। और आप देखिए कि हजीबुल्ला जो मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेजेंस आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो लितानी रिवर का जो पार्ट है, लितानी जो रिवर है उसके पार्ट के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनके बारे में है। क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा आप देखिए कि एंटीमोनी नाम का एक क्रिटिकल मिनरल है, एंटीमनी नाम का एक क्रिटिकल मिनरल है जो स्ट्रेटजिक सेक्टर है, डिफेंस का जो सेक्टर है, मिसाइल है, इंफ्रारेड जो आप देखिए कि इंफ्रारेड के जो सेंटर्स हैं, सेंसर्स को डेवलप करना हो या डिफेंस के अंदर अम्यूनेशन है उसको डेवलप करना हो, उसके रिगार्डिंग में ये जो क्रिटिकल मिनरल है एंटीमनी उसका एक इम्पोर्टेंस है। आप देखिए कि एंटीमनी का इम्पोर्टेंस है, इसका जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया। एक्सपोर्ट को किसके द्वारा बैन किया गया है? चाइना के द्वारा बैन किया गया है। जब भी हम चाइना का यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके रिगार्डिंग में चाइना का एक इम्पोर्टेंस है ग्लोबल मार्केट के अंदर में। आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं, USA है, जापान है, ये जो सभी कंट्रीज हैं जो डोमिनेटेड कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी के अंदर में, वो सभी कंट्रीज आप देखिए कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का जब बात आता है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके रिगार्डिंग में इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इंपोर्ट के ऊपर ही उनका जो डिपेंडेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स का जो मार्केट है उसके अंदर चाइना एक लीडर है। 60% जो अर्थ के रेयर अर्थ जो प्रोडक्शन है वो आपको चाइना के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेंगे। 60% जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका भी जो प्रेजेंस है वो आपको चाइना के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलेगा। और 80% जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्रोसेसिंग है वो भी चाइना के वहाँ पे ही आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में यहाँ पे एक ज़रूरत है कि यूरोपियन यूनियन है, जापान है, USA है, ये जो लाइक माइंडेड कंट्री है, इंडिया भी है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटजिक उनका वल्नरेबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल के रिगार्डिंग में, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के द्वारा एक अलायंस है उसको यहाँ पे सेटअप किया जा सके, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड जो डिफरेंट कंट्रीज है उनका एक पार्टनरशिप को सेटअप किया जाए और जो वल्नरेबिलिटी है उसको ओवरकम करने का कोशिश किया जाए। चाइना का जो यहाँ पे सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड ना रहते हुए अदर पार्ट ऑफ एरियाज के अंदर में जो एक्सप्लोरेशन है, जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया जाए।
तो चाइना का जो डोमिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में 60% जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 60% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि सभी जो क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स का जो 80% जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो चाइना के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में है, आप देखिए कि जो 26 सितंबर का जो डे है, 26 सितंबर का जो डे है, आज का जो दिन है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनको टोटल एलिमिनेट करना है, उनको टोटल यहाँ पे एलिमिनेट करना है, कंप्लीटली वे में उनका एलिमिनेशन है उसको कैरी आउट करना है। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर वेपन्स के टोटल एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में जो इंटरनेशनल डे है उसको 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है जो प्रेजेंट समय में डिस्कशन फेज के रिगार्डिंग में है। इंडिया के द्वारा भी इस ट्रीटी को यहाँ पे अडोप्ट है वो किया जाए, उसको भी रेटिफाई है वो किया जाए। बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसी को आप देखिए कि जो रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। तो इंडिया को भी यहाँ पे एनपीटी का साइन करने का जरूरत है, कंप्लीटली उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि एनपीटी को साइन किया जाए। एनपीटी के अलावा देखिए कि जो ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है उसको साइन किया जाए। तो ये डिफरेंट ट्रीटी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि डिसआर्मामेंट के रिगार्डिंग में भी आपको जो एग्रीमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से। क्यों डिमांड किया जाता है कि इनको यहाँ पे कंट्रोल करने का ज़रूरत है? डिमांड इसी वजह से किया जाएगा क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड है, ये जो सभी वो वर्ल्ड वॉर्स हैं, आप देखिए कि यहाँ पे एक जो कंट्रीज़ के द्वारा जिस तरीके से मास लेवल के ऊपर डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो यहाँ पे इन्वेस्ट है उसको किया गया, डिफेंस वेपन्स को डेवलप किया गया। और उसके बाद में आप देखिए कि एग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी टेरिटोरियल एरिया का अनेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी के थ्रू जो वर्ल्ड वॉर का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो ये जो न्यूक्लियर रेस है, जो यहाँ पे वेपन्स का जो रेस है उसको स्टॉप किया जाए, उसको रोका जाए। काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे कि चाइना ही आप देखिए कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर रेस है उसके थ्रू काफ़ी सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपको यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग है उसके रिगार्डिंग में भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम लास्ट 2 ईयर्स के रिगार्डिंग में डिस्कस करें 2023-24 के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स हैं जैसे कि हैवी रेनफॉल का रिसीव होना, फ्लड का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होना, वाइल्ड फायर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होना। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे जो फोरकास्टिंग है उसके रिगार्डिंग भी जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो हमारा ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर है जिसको प्री इंडस्ट्रियल एरा के रिगार्डिंग में आपको 1.5 कंट्रोल करना था, वो ऑलरेडी एक्सेस है, वो हो चुका है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। एससीओ का जो मीटिंग है वो कहाँ पे कंडक्ट होगा? तो पाकिस्तान के वहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग है, पाकिस्तान के वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको सेंड किया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है उस मीटिंग को अटेंड करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान प्रेजेंट समय में टॉक फेज के अंदर नहीं है। ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूस जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे सेंड किया गया है, टेररिस्ट अटैक्स है उनको कैरी आउट किया गया है। तो आप देखिए कि इंडिया का जो यहाँ पे ट्रस्ट था उसको आप देखिए कि वायलेट किया गया उनके द्वारा। तो प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे ट्रेड का जो एग्रीमेंट है, किसी भी तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। एससीओ के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1996 के समय संघाई 5 नाम के जो कंट्रीज हैं, संघाई 5 नाम के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको अडोप्ट किया गया था। तो संघाई 5 कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स? रसिया है, चाइना है, रसिया एंड चाइना है। इसके अलावा आप देखिए कि कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। ये 5 कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको कि संघाई 5 के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट संघाई 5 को आप देखिए कि 2001 के समय में उज्बेकिस्तान के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया का कौन सा कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है, जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। और तापी पाइपलाइन जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो अभी प्रेजेंट समय में उसका एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि आप देखिए कि अफगानिस्तान के वहाँ पे तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन सही नहीं है। तो जो तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है वो इसका पार्ट नहीं है।
तो आप देखिए कि इन टोटल 5 कंट्रीज प्लस में उज्बेकिस्तान के द्वारा जब ज्वाइन किया गया तो ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा 2017 के समय ज्वाइन किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा। लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि ईरान के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया है। ईरान के बाद में आपको प्रेजेंट जो न्यू मेंबर है वो बेलारूस देखने के लिए मिलेगा। बेलारूस जो कि आप देखिए कि रसिया के साथ में उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। रसिया के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी डिपोर्ट किया गया था बेलारूस के वहाँ पे, और यूक्रेन के नियर बाई एरियाज के अंदर ही जो बेलारूस है वो सिचुएटेड है। तो ये बेलारूस के बारे में हुआ, एससीओ के बारे में हुआ। एससीओ के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो रेड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उनका एक एंटी टेररिज्म का विंग है रेड्स, तो ये भी आप देखिए कि जो एससीओ का ही पार्ट है। स्टूडेंट्स, एससीओ की मीटिंग के लिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए जाएंगे। वहाँ पे यहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी कहा गया कि कोई बायलेटरल जो ट्रेड टॉक है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। बेसिकली एससीओ का मीटिंग है, उसकी वजह से इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं या इंडियन जो यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा उस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स को कहा गया है कि जज के द्वारा किसी भी तरीके का यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स हैं, जो यहाँ पे कैजुअल जो रिमार्क्स हैं उनको नहीं कैरी आउट किया जाए उनका जो केस का जो प्रोसीजिंग है उसके दौरान में। तो आप देखिए कि कुछ रिमार्क्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे गाइडलाइंस इश्यू किया जाता है प्रोसेस के रिगार्डिंग में? तो स्टूडेंट्स यस, यहाँ पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जजेस को कि कोई भी जो कैजुअल रिमार्क है उसको मत कैरी आउट कीजिए आप यहाँ पे जो केस का जो प्रोसेस है उसके दौरान में। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि रसिया एंड यूक्रेन के साथ में हम कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट के अंदर में हैं, कैसे वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। पीस को अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो बैटल ग्राउंड के थ्रू आप पीस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, ये उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया। इनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि श्रीलंका एंड बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसके बारे में भी मेंशन किया गया कि बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट है उसका इंडिया हमेशा एंडोर्सर रहा है। और आप देखिए कि वहाँ पे अभी जो मूवमेंट के थ्रू वहाँ पे जो पॉलिटिकल पर्सन्स को रिमूव किया गया, तो बांग्लादेश के अंदर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में कोई भी वायलेंस ना हो, उनके अगेंस्ट में हरेसमेंट ना हो, उसके रिगार्डिंग में भी इंडिया के द्वारा अपने जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो हिंदुइज कम्युनिटी हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं जो वहाँ से इंडिया के लिए आए थे पहले। आप देखिए कि जिनको चकमा एंड हजोंग के नाम से हम जाना करते हैं, जिनको सिटीजनशिप का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। 1960s के समय में वहाँ से वो लोग हैं वो माइग्रेट किए थे, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन है। इसके अलावा आप देखिए कि बुद्धिस्ट के रिगार्डिंग में तो आपको यहाँ पे जो चकमाज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, और हजोंग जो है वो हिंदुइज्म है उससे बिलोंग किया करते हैं। श्रीलंका की रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया कि श्रीलंका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, आप देखिए कि पेरिस क्लब है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस समय इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। रसिया और यूक्रेन का भी आप देखिए कि पीस के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पर्सन है पीएम सर के द्वारा बोथ एरियाज़ के अंदर विजिट किया गया। पीस को आप देखिए कि एंडोर्स किया गया है हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि जो फूड का ग्रेन है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड वे में प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे इस सेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कभी आप देखिए कि इंडिया PL 480 नाम का एक स्कीम है जिसके थ्रू ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनके द्वारा आप देखिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको अडॉप्ट करने के रिगार्डिंग में रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। MS स्वामीनाथन सर हैं, उनके द्वारा उनको लीडरशिप है वो प्रोवाइड किया गया। MS स्वामीनाथन सर के द्वारा हाई यील्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया हमारे जो फार्मर्स हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन है आप देखिए कि उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया, जिससे कि द्वारा इंडिया के द्वारा 1970s या 75 का वो समय है जब हमने हमारे फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर सेल्फ रिलायंस है उसको यहाँ पे अचीव किया गया। आप देखिए कि वन ऑफ द एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है। कोविड-19 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर एक हाउस होल्ड, जो पुअर हाउस होल्ड है, उनको जो ग्रेन्स हैं वो भी सप्लाई किए गए थे। तो आप देखिए ये हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसी का ये सक्सेस है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा जो फूड ग्रेन्स के अंदर में जो सेल्फ रिलायंस है, जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किया गया। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जिनको भी इंडिया के द्वारा जो फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई किए जाते हैं।
तो इंडिया का ये वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के पर्सपेक्टिव से है, ईरान की ही रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ईरान के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उनके ऊपर ईरान के जो इंसर्जेंट वो पर्सनस हैं उनके द्वारा उनके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं। ईरान आप देखिए कि आपको सिया कंट्री देखने के लिए मिलता है। सुन्नी जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की रिगार्डिंग में जो पर्सन है उनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया है ईरान की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के अगेंस्ट में जिनके द्वारा भी अटैक किया जाएगा उनको एग्रेसर का जो स्टेटस है वो दिया गया है रसिया के द्वारा। यूएस का आप देखिए कि जो मिसाइल्स हैं उनका प्रेजेंस रहेगा पैलेस्टाइन जो फिलीपाइंस है वहाँ पे, उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे बेसिकली। और चाइना के द्वारा एक इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया है पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वेपन्स है उनका रेस है वो इंक्रीज हुआ है कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में, उसको रोकने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय में। हजीबुल्ला के द्वारा अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किया गया है तेल अवीव के वहाँ पे जो कि इजराइल का कैपिटल है, तो उसी के बारे में डिस्कशन था। कुछ लोगों का डेथ हुआ है लेबनान के वहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।